नमस्कार दोस्तों, मैं रेशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उपन्यासों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है। और इससे पहले के जो भी NT-NET के सिलेबस में जो भी उपन्यास है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखा तो मेरे उपन्यास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और NT-NET के सिलेबस में जो भी हिंदी कहानियाँ हैं वो भी मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप मेरे कहानियों की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेखक परिचय से। लेखक परिचय देते हुए मैं आपको बताती हूँ। श्रीलाल शुक्ल हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वह उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। इन्हें वर्ष 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जब भी पुरस्कारों की बारी आती है तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनको कौन से सन में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, या फिर 2008 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित हिंदी उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, या फिर 1969 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला। तो ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे कि उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1969 में। यह ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मलता से अनावृत करता है, मतलब दर्शाता है। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। तो इस उपन्यास पे धारावाहिक भी बन चुका है। इसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ कर रख दिया है। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ग्रामीण जीवन में कैसे मूल्यहीनता आई वो उन्होंने अपने उपन्यास में दर्शाया है। तो राग दरबारी, ये भी उनका गोपाल राय जी का कथन है कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की कहानी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। तो ये गोपाल राय जी ने राग दरबारी के बारे में कहा है। तो ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये लाइन पूछ सकते हैं कि किस आलोचक ने राग दरबारी के बारे में ऐसा कहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो एक बार और पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। तो ये कहा है गोपाल राय जी ने राग दरबारी के बारे में। अब हम देखेंगे राग दरबारी उपन्यास के पात्र। राग दरबारी उपन्यास में पात्र कौन कौन से हैं। राग दरबारी उपन्यास में कई पात्र हैं जो अपनी भूमिका बड़े ही कुशल रूप से निभा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें पात्र की भूमिका भी दी गई है। तो सबसे पहले जो पात्र हैं वो हैं वैद्य जी। वह गांव की राजनीति के पीछे का मास्टरमाइंड है। वैद्य जी भी आधिकारिक तौर पर स्थानीय कॉलेज के प्रबंधक हैं। उसके बाद है रुपन बाबू। वैद्य जी के छोटे बेटे और कॉलेज के छात्र के नेता हैं। रुपन बाबू पिछले कई सालों से 10वीं कक्षा में रहे हैं, उसी कॉलेज में जहां उनके पिता प्रबंधक हैं। उसके बाद है बद्री अग्रवाल। रुपन बाबू के बड़े भाई बद्री अपने पिता की सहभागिता से दूर रहते हैं। ये खुद को शरीर निर्माण के अभ्यास में व्यस्त रखते हैं। मतलब ये एक तरह जिम जैसे लोग जिम करते हैं उस तरह से ये है। उसके बाद है रंगनाथ हैं। इतिहास में MA रंगनाथ वैद्य जी के भतीजे हैं। उसके बाद छोटा पहलवान है। बद्री अग्रवाल के गांव की राजनीति में एक सक्रिय पार्टनर। वैद्य जी द्वारा बुलाए गए बैठकों में लगातार सहभागिता है इसकी, मतलब छोटे पहलवान की। उसके बाद है प्रिंसिपल साहब। ये छांगलमल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्राचार्य है। कॉलेज में कर्मचारियों के अन्य सदस्यों के साथ उनका संबंध साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद जोगनाथ हैं, जो कि स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नशे में रहते हैं।
उसके बाद शनिचर है, इसका असली नाम मंगलदास है, वो वैद्यनाथ का नौकर है, वैद्य जी का नौकर है। उसके बाद लंगड़ है, वो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है। अभी हम देखेंगे उपन्यास के बारे में। श्रीलाल शुक्ल जी ने 1960 से 70 के ग्राम जीवन और ग्रामीण राजनीतिक तौर तरीकों का विस्तार पूर्वक और व्यंग पूर्वक चित्रण किया है। आज़ादी के बाद से लेकर 1960 से 70 के दशक तक होने वाले बदलाव या ठहराव कह लीजिए कि संक्षेप में एक झलक दी है। शायद ये या आज 2018 के भारत पर भी उसी तरह लागू हो। मतलब इन्होंने जो भी आज़ादी के बाद जो 1960 और 70 के दशक में जो भी हो रहा था वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की अपने उपन्यास में, और वो भी एक ग्रामीण जीवन में मतलब क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश की है। शायद शुक्ल जी ने अपने प्रशासनिक जीवन में जो कुछ भी देखा सुना उसे अनुभव करने के बाद व्यंग ही के एक माध्यम बचता था, अन्यथा ये विषय काफ़ी गंभीर और गमगीन हो सकता था। भाषा के मामले में काफ़ी उत्तम गांव की बोली के शब्द भी इस्तेमाल किए गए हैं और कई बार नए शब्दों को जानकर और उनका प्रयोग देखकर आनंद आता है। मैं हिंदी उपन्यास बहुत कम पढ़ता हूँ और मुझे संतोष है कि मैंने ये उपन्यास चुना। अब हम देखेंगे राग दरबारी उपन्यास की समीक्षा। राग दरबारी उपन्यास एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राग दरबारी किस तरह का उपन्यास है, तो एक यह व्यंग्यपरक उपन्यास है। स्वतंत्रता उपरांत भारत के ग्रामीण इलाकों तथा अन्य क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता का व्यंग्यात्मक चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। ग्रामीण इलाकों में फैली राजनीतिक यथार्थ को दिखाता है और वहाँ की सभ्यता की भी समीक्षा करता है। इस उपन्यास की कथा भूमि शिवपालगंज है। कथा की शुरुआत रंगनाथ के शिवपालगंज आने से होती है और समाप्त उसके वहाँ से वापस जाने से होती है। शिवपालगंज में रंगनाथ के मामा रहते हैं। मामा का नाम वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध है। आदर्श और यथार्थ के बीच एक द्वंद्व इस उपन्यास में मिलता है। जब रंगनाथ को किताबों में पढ़ी बातों का धरातल पर कोई भी औचित्य ही नहीं दिखाई पड़ता, तब उसे हर संस्था भ्रष्ट लगती है। वह इस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करता है, लोगों को अन्याय के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करता है। उसे सारे प्रयास असफल होने पर वो हार मानकर गांव छोड़कर जाने का निर्णय करता है। कथा में रंगनाथ से लोग कहते हैं, जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। उपन्यास का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हर जगह व्याप्त भ्रष्टाचार से लोगों को अवगत करवाना है। वैद्य जी के पात्र के द्वारा उनके जैसे भ्रष्टाचारी एवं ढोंगी व्यक्ति की वास्तविकता को दिखाया गया कि ऐसे व्यक्ति हर युग में होते रहेंगे। वैद्य जी के माध्यम से स्वार्थी, सत्तालोभी एवं दिखावे के संत का भंडाफोड़ किया है, जो कि प्रत्येक अनिष्ट कार्य में संलिप्त होते थे। दूसरी ओर वही व्यक्ति प्रेम, अहिंसा, गीता और सत्य की बातों से लोगों को रिझाने का कार्य किया करते हैं। राग दरबारी उपन्यास पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें शुरुआत से अंत तक पात्र और कथा व्यंग्य से परिपूर्ण है। वैद्य जी इतिहास के शिक्षक हैं जो गेहूं पीसने की चक्की भी चलाते हैं। पढ़ाते वक्त यदि बिजली आ जाए तो वह क्लास छोड़ गेहूं पीसने चले जाते हैं। प्रिंसिपल ने 10वीं के छात्र को इंटर वाले छात्रों के साथ बिठाने के लिए शिक्षक से कहा तो शिक्षक की आपत्ति पर प्रिंसिपल का जवाब था कि जिस तरह अपर और लोअर क्लास में यात्री एक ही बस में सफ़र करते हैं, उसी तरह लड़के भी साथ साथ पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद राग दरबारी उपन्यास की शिल्पगत विशेषता देखेंगे। तो अभी हमने सार और समीक्षा देखा और अभी हम शिल्पगत विशेषता देखेंगे। आंचलिक संदर्भ में व्यंग और प्रतीकात्मक भाषा की तीव्रता इस उपन्यास में प्राप्त होती है। लखनऊ नगर के ग्रामीण अंचल के शिवपालगंज की बोलचाल की भाषा इसमें परिलक्षित होती है। सामान्य सरल हिंदी होते हुए भी भाषा में स्थानीय शब्दों की प्रचुरता दिखती है। हालांकि अंचल का सीधा जिक्र नहीं मिलता, पर इसके परिवेश भाषा के अनुसार
ये कुछ अंचल के समतुल्य जान पड़ते हैं, जैसे उन्नाव, फतेहपुर और रायबरेली। तो यहाँ पे ये उपन्यास ख़त्म होता है और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी इस उपन्यास के बारे में वो मैंने आपको दी है, लेकिन आप एक बार मूल पाठ ज़रूर पढ़िए। अभी मूल पाठ हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद बहुत लोग देख भी नहीं पाएँ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि ताकि आप एक बार मूल पाठ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इम्पॉर्टेंट क्या है, ठीक है, और परीक्षा में कहाँ से आ सकता है। तो जो भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।